हमारा जो मुद्दा है, जो गरीब का, जो कमज़ोर तबके का, उस मुद्दे के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहे। और वही सब बात कभी कभी लोगों को लगता है कि अलग है, लेकिन वो अलग नहीं होता। क्योंकि हमारे दल का मुद्दा है, हम एनडीए के पार्ट हैं, तो अपनी बात तो हम कहेंगे ना। वो छुआछूत या जातीय व्यवस्था जो है, ये सब सनातन का अंग नहीं है। ये बाद के दशक में सदी में, हमको लगता है 8वीं 9वीं सदी के बाद ये जाति प्रथा हम लोगों के अंदर लाया गया। ब्राह्मणों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ठगी फरेबी जैसा चीज़ कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो सबसे नास्तिक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। अरे भाई, भगवान के वंशज आप हैं, बाकी क्यों नहीं हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी। आज जानेंगे हम सेकुलर की नीतियों के बारे में, हम सेकुलर के नेताओं के बयानों के बारे में जो अक्सर विवादों में आ जाते हैं। सबसे पहले श्याम सुंदर सरन जी, आपका स्वागत है बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। पहला सवाल कि क्यों आपकी पार्टी एनडीए की प्रमुख घटक दल होने के बावजूद कुछ मामलों में अलग बयानबाजी कर जाती है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं करती, चूँकि हम गठबंधन में हैं, हम एलाइज हैं, तो हम अपनी बात, जो हमारा जो मुद्दा है, हम उस पर बात करते हैं। मुद्दे तो नहीं छोड़ सकते ना। गठबंधन तो ठीक है, कई दल होते हैं, वो मिलकर एक आपसी सहमति से चलाते हैं, कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ चलता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि हम अपना मुद्दा छोड़ दें। हमारा जो मुद्दा है, जो गरीब का, जो कमज़ोर तबके का, उस मुद्दे के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। और वही सब बात कभी कभी लोगों को लगता है कि अलग है, लेकिन वो अलग नहीं होता। क्योंकि हमारे दल का मुद्दा है, हम एनडीए के पार्ट हैं, तो अपनी बात तो हम कहेंगे ना। बस वही बात है। कोई जीतन मांझी जी जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबी संसदीय परंपरा में रहे हैं, बहुत बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब बयानबाजियां होती हैं कभी ब्राह्मणों को लेकर, इसको आप किस रूप में लिखते हैं कि जानबूझकर होता है या कभी कभी कुछ भावावेश में निकल जाता है? नहीं, कुछ चीज़ें देखिए अनु बाबू की, जीवन के चक्र में आप अगर कभी किसी चीज़ के साथ असहजता के साथ जिए हैं, तो वो कहीं मौका मिलता है तो आपके अंदर से निकलता है। जहाँ तक आपने सवाल किया ब्राह्मण वाले मुद्दे पर, तो उनका स्पष्टीकरण कई बार आया। टंग ऑफ स्लिप में कुछ वो गलत शब्द बोल गए थे, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन एक हकीकत से तो हम सब लोग रूबरू हैं कि सदियों से एक ऐसी परंपरा रही जो कि सनातन का अंग नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ और मानता हूँ कि सनातन का ये अंग नहीं रहा है। वो छुआछूत या जातीय व्यवस्था जो है, ये सब सनातन का अंग नहीं है। ये बाद के दशक में सदी में, हमको लगता है 8वीं 9वीं सदी के बाद ये जाति प्रथा हम लोगों के अंदर लाया गया, जो कि सनातन का स्वरूप नहीं है। तो उसके जो पीड़ित वर्ग रहे हैं, आज भी कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोल जाते हैं। अब आप किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे, किसी को अछूत मानेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनको दुख लगेगा। तो वो जो बातें उन्होंने कही, वो कोई सामाजिक स्तर पे नहीं कही थी। वो चूँकि उसी वर्ग के लोग बैठे हुए थे, और कुछ चीज़ें हैं जिसको कि उन्होंने दूर रहने को कहा था, या नहीं कहा कि हाँ ब्राह्मण क्या है नहीं। आप ब्राह्मणों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ठगी फरेबी जैसा चीज़ कर रहे हैं। या आप खुद आप बताइए ना कि अगर आपके घर कोई आए, आप उसको सम्मान के साथ लाएं और वो आप ही को अछूत माने, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो वही सवाल तो ये उठता है ना कि अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज्यादा है, फिर भी आरक्षण की बात होती है। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो वंचित हैं, जिन्हें मौके नहीं मिले हैं। फिर इसमें जात की बात कहना कितना उचित है, वह भी उस व्यक्ति के द्वारा जो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है। नहीं, उन्होंने जात पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने उस आड़ में जो गलत काम हो रहा है, जो मतलब अनैतिक काम हो रहा है, जिसके मतलब अगर हम किसी के प्रति अपनी भावना जो रखते हैं, उसके विपरीत अगर वो कोई काम कर रहा है, तो उस पर सवाल उठाया उन्होंने तो बाजाप्ता, फिर अब कहे ना कि कोई बात कहने में जुबान फिसल गई, उसके लिए बाजाप्ता उन्होंने माफ़ी मांग लिया। उसके बाद उन्होंने सम्मान में भोज भी दिया। उन्होंने कई जगहों पर कहा कि हम इसका असम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी जाहिर की। अब ब्राह्मण का जो चरित्र होता है, ब्राह्मण का जो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, उस पर जो लोग एकदम जस्ट एडवर्स हैं, तो उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी की है।
उस व्यवस्था पर या उनके ऊपर कोई टिप्पणी उनकी नहीं थी, जैसा उन्होंने अपने माने बाद में सफाई में कहा भी। अब उसको कुछ लोग तूल देते रहते हैं, ये तूल देना उचित नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे के साथ जीते भी हैं और एक दूसरे के साथ जो कुछ असहजता होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उस दूर करने के प्रयास में जो लोग नकारात्मक भूमिका में हैं उस पर टिप्पणी लोगों ने कई बार किया है, कोई ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा उसी समय शिवानंद तिवारी जी ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने शंकराचार्य पर एक केस किया था। अब बताइए कि इस ज़माने में अगर कोई शंकराचार्य होकर के किसी इंसान के बारे में आप उसको कहेंगे कि जन्मजात अछूत है, तो ये कहाँ तक उचित है? तो उन चीज दोनों तरफ की बातें हैं, उन लोगों को भी रोकना होगा। हम उन पर टिप्पणी नहीं करते जो इस तरह की गलत बयानी करके समाज में विकृति फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, सब ईश्वर के संतान हैं, साफ लिखा हुआ है, सनातन को माने मनुस्मृति को माने, उसमें साफ लिखा है कि सब मनु की संतानें हैं। जब सब मनु की संतानें हैं, एक पिता की 4 संतान, तो वो कैसे एक दूसरे से अछूत हो गया? कोई गरीब हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन अछूत कैसे हो सकता है? ये आप अगर राम को मानते हैं तो राम के चरित्र में क्या है? राम के चरित्र का जो वो पूरा रामायण आप पढ़ेंगे तो सबसे भावुक क्षण जो आपको महसूस होगा वो राम सबरी का मिलाप है। अगर कृष्ण के चरित्र को पढ़ेंगे तो सबसे भावुक क्षण अगर आता है तो कृष्ण और विदुर का मिलाप है। ये क्या? लेकिन आपके पार्टी के नेता तो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते। नहीं, वो फिर देखिए, वो एक दूसरी बात है, वो हमारी पार्टी के नेता की बात नहीं है। वो एक वर्ग है जो राम को मैथोलॉजी के हिसाब से मानते हैं, वो एक चरित्र हैं, वो एक नायक हैं। भगवान को मानना, देखिए अनूप बाबू, ये देश जो है ना, ये बड़ा विचित्र है। यहाँ हम 10 लोग बैठते हैं, 10 लोगों की बात अलग होती है, 10 लोगों का मन अलग होता है, मनभेद होता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। हम राम को मानते हैं। अब आप सनातन में देखिए ना, आप अगर जाएंगे तो कहीं आपको राम का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। आप देवघर में जाएंगे तो हर हर महादेव होता है, कहीं आप जाएंगे तो आप चले जाइए मथुरा तो कोई जय श्री राम नहीं कहता, वहाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लोग बेटा चाहते हैं राम की तरफ, पतोह चाहते हैं सीता की तरफ। यही तो जीतन मांझी जी इसको कहते भी हैं। आप कहते हैं ना कि जो सबसे नास्तिक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। तो आप अगर उनके बातों को सुनेंगे तो क्या कहते हैं? वो नायक हैं, वो एक कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर जो है, दरअसल बात तो है ना, अगर हम राम को मानते हैं, हम कहाँ पर दिक्कत करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। अरे भाई, भगवान के वंशज आप हैं, बाकी क्यों नहीं हैं? हम सब उनके अनुयायी हैं। तो वो जो जात में बांधने वाले लोग हैं, सवाल पहले उन पर होना चाहिए कि जिसने राम को जात में बांध दिया, जिसने कृष्ण को जात में बांध दिया, जिसने शिव को जात में बांधने की, हालांकि शिव को बहुत लोग अभिजात में नहीं बांध पाते, लेकिन राम कृष्ण परम परशुराम, इन तमाम लोगों को अगर हमने जात में बांधा तो सबसे बड़े अपराधी हम हैं। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि राम के केवल हम हैं? अरे सकल दुनिया, पूरी दुनिया, पूरा कायनात जो है, जिसको आप कहते हैं घट घट में राम है, जब घट घट में राम है तो फिर राम किसी और के खास के कैसे हैं? राम सबके हैं। अगर आप वो भी देखेंगे, सब विष्णु के अवतार हैं, तो परशुराम को हम उनका फलसा पकड़े हुए हैं, तो कोई राम का हम ये हैं, तो कोई कृष्ण के हम ये। तो ये सबसे बड़ा दोष तो उनमें है जो ये कहने वाले हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये मकान है, अब आप कहिए कि मेरे बाप का है, तो जो भतीजा होता है, जो उस परिवार का और अंग होता है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो उसके बाप का है। भूख और गरीबी पर क्यों चर्चा नहीं होती है? जो बयान आते हैं भूख गरीबी पर क्यों नहीं आते हैं? राम पर और ऐसी नीतियों पर आते हैं जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। चर्चा उस पर ज्यादा होती है। दरअसल है क्या कि उस पर लोगों का मजा नहीं आता है। लोगों को विवाद खड़ा करने का एक माने जो कह लीजिए कि सिगुफा चाहिए, वो उसमें नहीं समझ में आता। अगर आप जीतन राम मांझी जी का 1 घंटे का भाषण सुनेंगे, लगभग 40-45 मिनट प्रायः मीटिंग में वो बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लेकिन उसको, चूंकि हम आप लोग से भी आग्रह करेंगे, मीडिया भी उसको थोड़ा कम दिखाती है, विवादित चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा दिखा देती है। तो ये किसी पर नहीं है, वो समय का मतलब एक दोष है। शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हर भाषण में उनका होता है कि सबको शिक्षा एक समान, तो वो बड़ा मुद्दा है ना उनका। हमारी पार्टी का नारा है कि भारत के सारे गरीब एक हों। तो जब सारे गरीबों की बात हो गई तो उसमें तो सारे मुद्दे आ गए। लेकिन अब उन चीजों पर लोगों का ध्यान कम। आप किसी सकारात्मक चीज को करिए ना, आप अगर पेड़ लगाए चल रहे हैं तो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे।
लेकिन अगर आप उसी पेड़ को काटने चलें तो फिर देखिए उस पर ध्यान देंगे लोग। आपकी पार्टी का नाम हम सेकुलर है, आप उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं संतोष सुमन जी, जो माननीय जीतन राम मांझी जी के पुत्र हैं। श्याम सुंदर सरन जी या दानिश रिजवान या डॉक्टर अनिल कुमार क्यों नहीं बन सकते पार्टी के बड़े पदधारक? देखिए ये जो बात है ना, ये एक बड़ा विषय है और ये विषय हम सेकुलर तक सीमित नहीं है। ये हिंदुस्तान के हर कोने का एक बड़ा कह लीजिए कि आज के तारीख में नहीं, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। देखिए हम लोगों की पार्टी बहुत छोटी पार्टी है अभी। हम लोग तो, अब ये विडंबना है, कह लीजिए कि हम लोग सब बात करते हैं गरीब की, दलित की, लेकिन लोकतंत्र में क्या गरीब राजनीति करने के लायक है? इस पर एक प्रश्न है। परिवारवाद का जो स्वरूप है, परिवारवाद कोई जीतन राम मांझी का खड़ा किया हुआ नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी तो अभी चंद सालों पहले बनी है, लेकिन अब आप कहते हैं ना कि जहाँ जैसा देश वैसा वेश। आप जिस जगह पर रहेंगे वहाँ का जो चरित्र बन चुका है हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि हम लोग भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब आप जिन लोगों के बीच में हैं उन लोगों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो एक देखिए राजनीति में एक समर्थक वर्ग होता है, उस समर्थक वर्ग का मिजाज जो होता है, हम लोग सवाल उठा देते हैं। सवाल उठाना ठीक है, लेकिन हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा। क्या वो जो समर्थक वर्ग है वो श्याम सुंदर को मानने को तैयार है क्या? वो अनिल बाबू को मानने को है तैयार क्या? वो डॉक्टर दानिश रिजवान को मानने को है तैयार क्या? यह भी देखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस जिसका हो, सहज भाव से जिसको स्वीकार किया जाए, इस पर चलना पड़ता है। तो जो कैरेक्टर है बिहार के राजनीति का, जिसे जनक कह लीजिए, परिवारवाद के सबसे बड़े जनक हम लोग लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। उन्होंने अपने तरीके से इस तरह से स्थापित किया, समाजवाद के जितने नायक हुए उसमें एक दो लोग को छोड़ दें, हम भी समाजवादी हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर और जेपी लोकबंधु राजनारायण का जो कैरेक्टर था उसको तो लोगों ने पहले ही ध्वस्त कर दिया। हम उस दौर में अगर होते, जीतन राम मांझी उस दौर में अगर होते, तो मुझे लगता है कि जितनी बेबाकी से वो बातों को करते हैं और जितने तरीके से अगर हर चीज़ केवल एक पद को लेकर के जो बात कह रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के मिजाज को भांप करके, उनके मतलब चाहत को देख करके ये निर्णय हुआ है। लेकिन होना चाहिए, इससे इतर कुछ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हम तो अभी छोटे लोग हैं, हम तो अभी धीरे धीरे जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा भटक गया था, कि दलित वर्ग की राजनीति जो है, एक भी पार्टी आप देश में ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें दलित नेतृत्व है। आप छोड़ दीजिए पार्टी चलाने की बात तो है, वो बस कॉरम पूरा करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। तमाम दलित नेताओं का अगर आप देख लेंगे तो आशीर्वाद है जिस दल के जो नायक हैं। तब मायावती एक आई, उन्होंने कांसीराम जी का अपना एक था, उसके बाद अगर सबसे कह लीजिए तो रामविलास पासवान जी ने बनाया, चलाया भी। उसके बाद जीतन राम मांझी, दलित नेतृत्व के तौर पर आप यही देखेंगे। तो हम अभी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गया एक और बात है, वंशवाद पर, परिवारवाद पर जो होता है, तो संतोष कुमार सुमन का जो आप देखेंगे, माननीय मंत्री हमारे हैं, उनका जो देखेंगे, इस पार्टी के गठन के पहले दिन से जितनी मेहनत श्याम सुंदर सरन ने किया, जितनी मेहनत जीतन राम मांझी ने किया, जितनी मेहनत आज भी जो हमारे साथ जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है, जो प्रखंड स्तर पर काम कर रहा है, उन्होंने किया, उतनी ही मेहनत डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का लगा हुआ है। अखिलेश जी का योगदान समाजवादी पार्टी को बनाने में चलाने में नहीं है, तेजस्वी यादव जी का योगदान राजद को बनाने चलाने में नहीं था, वो आए पिताजी के दम पर। लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार सुमन पहले दिन से पार्टी को बनाने में, चलाने में, और इवन मैं कुछ बातों को नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए सार्वजनिक स्तर पर, संतोष कुमार सुमन ने इस पार्टी को बढ़ाने में त्याग किया है। इस बात का अगर आप भी पड़ताल करेंगे तो आपको भी मालूम है कि संतोष कुमार सुमन ने विधानसभा का टिकट लौटा दिया, बड़ी पार्टी से सिंबल लौटा दिया कि नहीं, हमको इस पार्टी को चलाना है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं दूसरी पार्टी से भी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लक्ष्य चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना नहीं है, मेरा लक्ष्य अब है कि ये पार्टी चले, लंबे समय तक चले, और जो एक दलित नेतृत्व का जो अभाव है उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो संतोष कुमार सुमन ने तो त्याग नहीं, संतोष कुमार सुमन कब के पहले विधानसभा भी जा सकते थे, लोकसभा भी जा सकते थे, बहुत सारा ऑफर था।
उन सबको किनारे करते हुए उन्होंने इस पार्टी को चलाने का निर्णय लिया। तो ये अगर आप सत्य से रूबरू होकर के गहरी पड़ताल में जाएंगे तो वंशवाद का नहीं, वो समर्पण का एक प्रतीक है। एक और घटक दल के महत्वपूर्ण साथी थे मुकेश साहनी, जो लंबे वक्त से जीतन राम मांझी से जुड़े हुए भी थे। उनकी विदाई हो गई है एनडीए से। क्या माना जाए कि जीतन राम मांझी जो है उनके बयान जो है इतने कठोर बयान आते हैं, बावजूद उन पर कोई एनडीए में बोलने को तैयार नहीं होता है। क्यों, आखिर क्यों इतनी तवज्जो है जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी का जो बयान है वो एक सधा हुआ और सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल बयान होता है। जीतन राम मांझी राजनीति के बहुत लंबे समय से बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उनको पता है वो जो बयान देते हैं, भले कुछ लोगों को विवादित लगता होगा, लेकिन वो सत्य से जुड़ा हुआ होता है। तो एनडीए के तमाम नेता इन बातों को समझते हैं। दूसरी बात, आप जो मुकेश सहनी जी बड़े नेता हैं, अभी एक दल चला रहे हैं, माननीय मंत्री भी रहे, उनका भी अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग है, तो उनके ऊपर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपना एक मिजाज है। लेकिन जो वो अलग हुए एनडीए से, उसके तह में आप जाएंगे तो देखिए, राजनीति का कुछ एक अपना स्तर होना चाहिए, एक तकाजा होता है नैतिकता के साथ। एक आप विरोध चाहें जितना कर लें, मुद्दे पर विरोध होना वो स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपने और सामने वाले दोनों के गरिमा का भी ख्याल रखना पड़ता है। खिड़की से हवा आप ले सकते हैं, खिड़की से आप कूदने की जो बात करते हैं वो गलत है। मुकेश सहनी जी को, मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं पार्टी का लाइन क्या है उस पर नहीं कह सकते, थोड़ा समय लेना और देना चाहिए था उनको। निश्चित रूप से एनडीए ने एक बड़ा मौका दिया। आज वो जो कहते हैं कि हमारे सीने में खंजर घोंप दिया, उन्होंने उनके पीठ में कभी किसी ने खंजर घोंप दिया था? तो उस जब पीठ के खंजर को निकाल कर उसको सहलाते हुए उस घाव को भरने का काम जिसने किया तो वो एनडीए ने किया था। और मैं खुलकर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उसमें बड़ी भूमिका थी। आपको एक मतलब विश्वसनीयता कायम करनी पड़ती है राजनीति में। एक जीवन के हर क्षण में आप दोस्त बनाते हैं, लंबा अगर नहीं चलेंगे तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम भी गठबंधन में हैं, हमारी भी कई बातें नहीं सुनी जाती हैं, हमारी भी कई बातें नहीं आ पाती हैं, तो हम उस सवाल को उठा सकते हैं, लेकिन दोषारोपण आप जिस सरकार में हैं उसी पर आप लगातार दोषारोपण कर रहे हैं। जो उसके मुखिया हैं, जो एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रति जिन तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं से मुझे लगता है आपको भी उचित नहीं लगता होगा। चलिए, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जिसमें बिहार में बड़ा गेम लोग बता रहे हैं कि मानसून सत्र में इस पर बड़ा विवाद होगा। आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना सरकार के एजेंडे में है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कराएंगे ही। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। अब इसको जिन लोगों को कुछ काम नहीं रहता है ना, जनता के किसी मुद्दे से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, तो कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के अपनी राजनीति ऐसी कमरे में बैठकर ट्वीट खेलते रहते हैं, तो उनके लिए एक मुद्दा, चूँकि उनके पास तो कोई काम है नहीं, सरकार के पास अनेकों काम हैं। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। जातीय जनगणना आपको क्या लगता है इतना सहज है कि उठे और कंप्यूटर चलाए हो गया? अरे, सामाजिक विषमता को समझते हुए और उसमें दुश्वारियां नहीं हो, बिहार एक बड़े उस दौर से गुजरा है जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उस हड़बड़ाहट को तेजस्वी जी नहीं समझ सकते हैं कि कितना उसका दर्द आज भी बिहार झेल रहा है। तो क्या फिर उसी हाल में ले जाना चाहते हैं? पब्लिक कंसर्न को जब तक एक बेहतर तरीके से समन्वय बना करके, लोगों को विश्वास में लेकर के और तमाम तरीकों को देख करके हम लोगों के बीच में जाएंगे, ये संकल्प है। नीतीश कुमार जो काम करते हैं ना, तेजस्वी यादव उसको सपने में भी नहीं सोच सकते। किसी ने हिंदुस्तान में सोचा नहीं था, और किस तरीके से उन्होंने पंचायती राज में गरीब लोगों को, गरीब तबकों को, कमज़ोर तबकों को आरक्षण दे करके सबसे जो पिछले पायदान पर, मुझे लगता है जातीय केवल बातों को नहीं, सामाजिक रूप से देखें तो महिलाएं सबसे पीछे थी, उनको भी 50% आरक्षण दिया। तो नीतीश कुमार का काम बहुत सधा हुआ। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया था नीतीश कुमार ने। ये काम भी नीतीश कुमार कर सकते हैं, ये काम लालू यादव नहीं। हटाया भी तो नीतीश कुमार नहीं ना। नहीं, ठीक है, वो देखिए, बनाने का साहस तो किया ना, नीतीश कुमार ने बनाने का साहस किया, और जीतन राम मांझी ने उस पद की गरिमा को रखने का काम किया।
जीतन राम मांझी रबड़ स्टाम्प नहीं बने। जीतन राम मांझी जब उस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने उस कुर्सी के हिसाब से काम किया। ये काम भी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ही कर सकते हैं। ये काम जीतन राम मांझी के अलावा कोई दूसरा आरजेडी में वैसा लोग भी नहीं है और लालू जी का वो मिजाज भी नहीं है। उनके लिए तो पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, बेटी के बाद दामाद, यही सब चलता है। तो ये आखिरी सवाल आपसे, ये आपकी जो पार्टी है वो जीतन राम मांझी जी की आवाज तक नहीं, जितने भी बैठकें होती हैं, कार्यक्रम होती है, सड़क पर क्यों नहीं नजर आती है आपकी पार्टी? सड़क पर तो हमारी पार्टी हमेशा नजर आती है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब पार्टी है, हम कहाँ से बड़े बड़े बंगलों में अपना पार्टी का ऑफिस चला सकते हैं। हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम जाके कोई बिल्डिंग खरीद लें, उसका साज सजावट 50 लाख 1 करोड़ में कर दें। हम तो टिकट बेचते भी नहीं हैं कि हमको कोई 5 करोड़ रुपये दे देगा, हम तो टिकट बांटते हैं। तो हम गरीब पार्टी हैं। जीतन राम मांझी का आवास है, वहाँ तक ही नहीं सीमित है, अब तो संतोष मांझी जी का आवास भी है। आप जहाँ बैठे हैं आप देखेंगे तो पार्टी चारों तरफ है। पार्टी हमारी जमुई तक है, जमुई में भी हमारे विधायक हैं, मगध में तो हम सबसे बड़े ताकतवर स्थिति में हैं। तो हमारी पार्टी सड़क पर आपको कई बार दिखी है। अब सत्ता के लोग ज़्यादा सड़क पर ही रहेंगे तो सदन में कौन रहेगा? जीतन राम मांझी जी राज्यसभा भेजने का जो मामला है, जो पार्टी के अंदर से उठ रहा है, इसको कितना उचित मानते हैं? 1000%। ये केवल जीतन राम मांझी का मसला नहीं है, ये केवल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का मसला नहीं है। आप बड़े अनुभवी और सजग पत्रकार हैं, आप भी देखेंगे कि 12 राज्यसभा सांसद जाते हैं। सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में पिछले 32 सालों से 33 सालों से चल रही है। सब लोग कहते हैं दलित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से अभी कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है। तो क्या ये सामाजिक न्याय का तकाजा है? क्या कोई तो होना चाहिए। एनडीए ने भेजा था रामविलास पासवान जी को, भारतीय जनता पार्टी को हम इसके लिए कहते भी हैं। उन्होंने रामदास अठावले जी को भेजा है महाराष्ट्र से, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कलेजा है और नीतीश कुमार ने तो करके दिखाया है। दलितों के लिए जितना काम नीतीश जी ने किया है उतना तो बिहार में किसी ने नहीं किया। तो ये बिहार की ज़रूरत और सामाजिक न्याय का तकाजा है कि किसी भी एक अच्छे दलित वर्ग के नेता को राज्यसभा जाना चाहिए। और जीतन राम मांझी, मैं जीतन राम मांझी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी बात कही, मैं उनके अंदर क्या भावना है मैंने वो नहीं कहकर, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है हम देखना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जैसा मंझा हुआ और लंबे समय तक सदन में जिनका अनुभव है, एक बार राज्यसभा भेज करके एनडीए को उसका लाभ लेना चाहिए। जीतन राम मांझी का लाभ क्या होगा? जीतन राम मांझी तो जब एक जो मुख्यमंत्री रह गया उसके लिए राज्यसभा कोई चीज़ है क्या? तो उनके लिए नहीं, एनडीए के लिए आवश्यकता है कि जीतन राम मांझी जी को भेज करके एनडीए अपना अपर हैंड करे। चूंकि लालू जी का तो देख रहे हैं, फिर वो बेटी को भेजेंगे, फिर किसी माल वाले को भेजेंगे। तो नीतीश जी ने अभी हेगड़े जी को भेजा है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक कंप्लीट जो समाजवादी चेहरा है, जो राजनीतिक चरित्र जो कहते हैं, वैसे लोगों को भेजने का हिम्मत अगर है तो वो एनडीए में है। तो एनडीए के नेताओं को इसके लिए पहल करनी चाहिए। और हम तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम बिहार के आप गरीब गुरबों की बात अगर आप करेंगे, एक सर्वे करा लें, तो जितने नाम आते हैं उसमें जीतन राम मांझी का नाम आएगा सबसे अव्वल कि नहीं, इनको राज्यसभा जाना चाहिए। ये हैं श्याम सुंदर जी, और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के और काफी सजग हैं, लंबे अरसे से राजनीति में हैं। इनका मानना है कि जीतन राम मांझी एक विचारधारा है और उनकी बातों को पूरी सहजता और गंभीरता से लेना चाहिए। उनके पास एक लंबा अनुभव है और उसी के आधार पर दबे कुचले और वंचित समाज की बात को कहते हैं। आने वाले समय में हम सेकुलर खुद के बलबूते बिहार की राजनीति में और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।